नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है प्रो सेफ्टी OHS जंक्शन। तो आज हम बात करेंगे बेसिक फायर सेफ्टी के बारे में। तो हमारे वर्क प्लेस पे जो फायर सेफ्टी के चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे मीट करें, और क्या प्रोसेसेस हम अडॉप्ट करें so that we are able to implement sufficient fire safety measures at our workplace। तो एक बेसिक फायर सेफ्टी कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अ, साथ ही साथ आज के इस वीडियो को मैं थोड़े अलग तरीके से पेश करूंगा, जहाँ पे कि मैं एक कुछ स्लाइड्स की भी मदद लूंगा और चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिटी से आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो फायर सेफ्टी एट वर्क प्लेस की बात करें या फायर सेफ्टी इन हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें, तो एज ए कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो फायर सेफ्टी को हम तीन अलग अलग क्लासिफाइड कॉन्सेप्ट्स के रूप में जान सकते हैं। हम वहाँ पे उसको तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बांट सकते हैं, जहाँ पे कि एक तरफ हम फायर सेफ्टी प्लान को लेते हैं, क्योंकि अगर हम अपने फायर सेफ्टी मेजर्स को लेके अपने वर्क प्लेस पे या अपने किसी भी जगह पे अगर हम कोई एक सर्टेन प्लान नहीं बनाते हैं, तो फिर किसी भी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। सो देयर शुड बी अ डेफिनेट फायर सेफ्टी प्लान एट प्लेस, एंड देन there should be a readiness. That means there is a plan and then there are things to meet the requirement of the fire safety. So ये दो जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जहाँ पे कि एक तरफ हम चीज़ों को समझते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, हम क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम उन सब चीज़ों को ग्राउंड पे लाते हैं, उन मेजर्स को, उन इक्विपमेंट्स को हम ग्राउंड पे लाते हैं, जो कि रेडनेस के अंदर आता है। और फिर आता है कि इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई ऐसी घटना घट भी जाती है तो हम उससे सीखते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी रहे। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि अगर हम फायर सेफ्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो हमें इन तीन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, जो कि है फायर सेफ्टी प्लान, फायर फाइटिंग रेडीनेस, एंड देन फायर इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारा पहला सेक्शन है, फायर सेफ्टी कॉन्सेप्ट के अंदर का ये पहला सेक्शन है, जहाँ पे कि हम प्लान बनाते हैं और प्लान के लिए हम हैजार्ड को समझते हैं, और हैजार्ड को समझ के हम ये तय करते हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स हमें लगेंगे, कौन से मेजर्स हमें लगेंगे। तो ये पहला पार्ट है। और अगर हम और आगे जाएं तो इनको फिर हम और समझ सकते हैं। हैजार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो एक तो डायरेक्ट हैजार्ड्स होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी फायर हैजार्ड्स है, जहाँ पे कि आग लगने की सीधी संभावना होती है। और कुछ ऐसे हैजार्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कहीं कहीं पे उनको सेकेंडरी फायर हैजार्ड्स भी बोला जाता है। और वो वैसे अनसेफ सिचुएशंस है, अनसेफ कंडीशंस हैं, जो कि दोज थिंग्स, दोज सिचुएशंस व्हिच कैन लीड इनटू फायर। तो एक तो सीधे तौर पे आग के लिए जिम्मेदार होते हैं, और कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो इनडायरेक्ट कॉज ऑफ फायर बनती है। तो जब हम फायर हैजार्ड्स का एनालिसिस करते हैं तो इन दोनों चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि डायरेक्ट हैजार्ड्स क्या है वर्क प्लेस पे, इनडायरेक्ट हैजार्ड्स क्या है। अगर हम दोनों चीज़ों को नहीं समझेंगे तो शायद हम सफिशिएंट मेजर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जो कि है फायर फाइटिंग। तो फायर फाइटिंग के कैपेबिलिटी को रेडी रखने के लिए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज कि हमें डायरेक्ट फायर कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ों की जरूरत है, और दूसरी कि जो लॉस प्रिवेंशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो इन प्लेस है या नहीं। तो इन दो चीज़ों को देखना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से ये बात जो हमने किया फायर कंट्रोल की, जैसे कि अ, हमारे फायर फाइटर के सफिशिएंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव होनी चाहिए,
इमरजेंसी एक्शन प्लान इन प्लेस होना चाहिए, मॉक ड्रिल के रिहर्सल पीरियोडिकली होते रहने चाहिए। और जब हम लॉस प्रिवेंशन की बात करते हैं जो कि इनबिल्ट सेफ्टी है, वहाँ पे आपके जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस उसका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कई बार जो छोटी सी आग होती है, अगर हमारे इनबिल्ट सेफ्टी फीचर्स इन प्लेस नहीं है तो बहुत बड़ी आग में वो कन्वर्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर ऐसे मेजर्स नहीं लिए गए हैं तो हमारा इवैक्यूएशन भी इफेक्टिव नहीं हो पाता है, और उससे लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी तो होती है। तो जो एक बेसिक रेडीनेस की बात हम जब करते हैं तो इन सब चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। और फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो ये एक लास्ट कंपोनेंट है जहाँ पर हमने पहले के जो दोनों पार्ट को कवर अगर किया हुआ है, हमारे पास फायर सेफ्टी प्लान पे डिटेलिंग करी हुई है, हमने फायर फाइटिंग मेजर्स के लिए डिटेलिंग करी हुई है, लेकिन इसके बाद भी हमें पता है कि शायद सारे मेजर्स लेने के बाद भी कई बार फायर इंसिडेंट का सामना हमें करना होता है। वैसे केस में हमें उन इंसिडेंट से सीखने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि आग क्यों लगी, कहाँ पे गैप्स आए, हमने जो मेजर्स लिए हुए थे और जो एक्सपेक्टेड मेजर्स थे होने चाहिए थे उनमें क्या गैप्स है। फिर उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने, और करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद हमें फिर प्लान को अकॉर्डिंगली रिवाइज करना। प्लान का रिवीजन एज पर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी होता है। कई बार हम लोग करते क्या है, फायर इन्वेस्टिगेशन करके और फॉर दैट मोमेंट कुछ करेक्टिव मेजर्स ले लिए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए उसको हम ये नहीं देखते कि हम उसको प्लान में कैसे रिवाइज करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, करेक्टिव मेजर्स लिए जाए, और अकॉर्डिंगली जो एसओपी है, जो प्लान है, उसको रिवाइज किया जाए। तो ये एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है मैं बोलूँगा फायर सेफ्टी का, जहाँ पे हम प्लान की बात करते हैं, रेडीनेस की बात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। और इसके बेसिस पे अब हम आगे बढ़े और हम देखें कि हाई राइज बिल्डिंग की जो फायर सेफ्टी की बात करते हैं तो वो यूनिक क्यों है, और वहाँ पे क्यों हमें जो नॉर्मल फायर सेफ्टी मेजर्स से थोड़ा एक कदम आगे होना पड़ता है। Low rise versus high rise. Why high rise is so critical, so dangerous, or having higher potential of loss? So वहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात है कि स्मोक। हमें पता है कि जब हम सिंगल स्टोरी या टू स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर फायर होती है तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इवैक्यूएशन बहुत इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे इवैक्यूएशन करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और स्मोक भी, बिकॉज इट्स अ लो राइज बिल्डिंग, स्मोक का मूवमेंट जो है वो मोस्टली एटमॉस्फेयर में होता है। सो वेंटिलेशन और स्मोक मूवमेंट का जो स्कोप है वो हाई राइज बिल्डिंग में जो है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और जैसा हम सबको पता है कि आग से उतनी जान नहीं जाती है जितने की घुटन से जाती है, धुएं से जाती है। तो सबसे पहली चीज हुई स्मोक मूवमेंट, जहाँ पे कि हाई राइज बिल्डिंग ज्यादा खतरनाक है लो राइज से। इग्रेस टाइप, हम सबको पता है कि जब भी हम इवैक्यूएट करते हैं तो इवैक्यूएशन थ्रू स्टेयर्स ही होता है। तो अगर आप 10वीं मंजिल पे हैं, 12वीं मंजिल पे हैं, 20वीं मंजिल पे हैं, तो ऑफकोर्स आपको इवैक्यूएट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपैरेटिवली अगर वो बिल्डिंग सिर्फ एक माले की है या दो माले की है। यानी यहाँ पे जितनी देर आप उस बिल्डिंग के अंदर हैं उतनी देर प्रोबेबिलिटी जो है आपके उस आग से इम्पैक्ट होने की बनी हुई। सो द हायर egress time in the high rise building is another differentiator which makes high rise building
more risky. And then we all know that we need a different evacuation strategy in high-rise building. So here again, there is a differentiation between a low-rise and high-rise. You need a different strategy. Then in respect of fire brigade also, when fire brigade approaches a high-rise building, their strategy is different because the accessibility part they have to consider. They might have to go up to 20 floor, 25 floor, 16 floor, 17 floor. So they need a different sort of arrangement to tackle the emergencies. So here also their strategy and their required competency while countering a high-rise fire and low-rise fire is very different. And then, of course, when we talk of the different firefighting arrangement, fire control arrangements, then we all know that in high-rise building we need a proper firefighting system with various components in it. So इससे ये हमें पता चलता है कि जब हम हाई राइज की बात करते हैं तो हाई राइज में जो रिस्क है वो ज़्यादा है, हैजार्ड्स मीन्स इनबिल्ट रिस्क में बोलूँगा ज़्यादा है, और इसके लिए हमें वहाँ पे एक प्रॉपर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और उन प्रॉपर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट्स को मैं 4 भागों में बांटता हूँ, जहाँ पे कि हमें ये देखना है कि इनबिल्ट अरेंजमेंट्स क्या है, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशंस क्या है, और फिर जो डायरेक्ट फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स जो रखे गए हैं वो किस तरीके के हैं, और इन सब के बाद जो हमारे प्लान्स हैं उनको हम रिहर्स प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इनका जब हम इनबिल्ट की बात करते हैं, जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं और इनबिल्ट फायर सेफ्टी की बात करते हैं, तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई है, क्या वो बिल्डिंग उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, बट देयर आर वेरियस रिक्वायरमेंट्स एंड द बिल्डिंग needs to implement all these things for making it safe for the occupants. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब किसी एक हाई राइज की बात करते हैं तो उसका एक प्रॉपर फायर ऑडिट होना चाहिए, और उस ऑडिट में ये चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर हाइट की बिल्डिंग के लिए, उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी की बिल्डिंग के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट की गई है या नहीं की गई। तो ये पहला स्टेप है फायर सेफ्टी, हाई राइज के फायर सेफ्टी को मैनेज करने का पहला स्टेप है कि हम ये जाने कि हमारी बिल्डिंग कंप्लाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है उसको करेक्ट करने के लिए। फिर हम उसके सेकेंड पार्ट में आते हैं कि जो फायर फाइटिंग मेजर्स जो होने चाहिए वो सफिशियंट हैं कि नहीं। कुछ फायर फाइटिंग मेजर्स बेसिक होते हैं जो कि एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कुछ फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट ऑक्यूपेंसी के हिसाब से लगाई जाती है, और वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी क्या है, उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि एनबीसी जो है वो एक ब्रॉडली चीज़ों को डिफाइन करता है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे कोड्स भी एप्लीकेबल होते हैं, और चाहे वो आईएस कोड हो, एनएफपीए हो, ओआईएसडी हो, या और भी बहुत तरह के कोर्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब हम उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी के अंदर हैं तो वहाँ पे सफिशिएंट फायर फाइटिंग मेजर्स जो है, फायर फाइटिंग टूल्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वहाँ पे दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसकी कंटिन्यूटी में हमें ये भी देखना है कि जो दूसरी चीज़ें हैं, एक तो फायर फाइटिंग के हम बात करते हैं, बट जब हम प्रिवेंटिव अरेंजमेंट की बात करते हैं जहाँ पे कि फायर अलार्म सिस्टम की बात करते हैं, पोर्टेबल फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, एग्जिट साइनेज की बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इन सब का भी सफिशिएंटली प्रोविजन किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में हमें पता है कि communication plays a big part. So public address system
की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये बात हमने क्या हाईलाइट की, सो अवेलेबिलिटी ऑफ फायर प्रोटेक्शन टूल्स एंड फायर प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम आते हैं कि क्या इन सब के होते हुए भी प्लान को रिहर्स किया जा रहा है या नहीं, मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर नहीं किए जा रहे हैं तो सभी व्यवस्था को रखते हुए भी शायद इमरजेंसी के टाइम में उनका उपयोग इफेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम इमरजेंसी एक्शन प्लान की बात करते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ सिनारियोज को पहले से कंसिडर करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिर एक कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे कि इमरजेंसी अगर कुछ क्रिएट होती है तो कम से कम समय में वो सही लोगों तक रिपोर्ट हो सके। क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में टाइम का बहुत महत्व होता है। फिर एक जो सेफ्टी स्क्वाड की बात करते हैं वो इन प्लेस है कि नहीं, जो चीज़ों को टैकल करेगा, काउंटर करेगा, जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स डिफाइंड है कि नहीं, लोगों को अवेयर किया गया है कि नहीं, दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन सपोर्ट के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और फिर इन सब चीज़ों को हम रिहर्स कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। और जब भी हम इमरजेंसी सिनारियो की बात करते हैं, क्योंकि सी हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मॉक ड्रिल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मॉक ड्रिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी जब आती है तो जो सिनारियो होता है वो एक डिफरेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी लोगों को होती है इमरजेंसी में, बिकॉज ये जो है एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में लोगों में काफ़ी एंग्जाइटी होती है कि क्या होगा, कैसे हम इसको कोप अप करेंगे। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन उस समय फ्लोट होते होते हैं जो कि कई बार रिलायबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये डिफाइन किया जाए कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किस लेवल पे होगा, कौन लोग करेंगे, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। क्योंकि उस समय एक गलत इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे लॉस को रिजल्ट कर सकता है। डिसीजन लेने के लिए उस समय हमें पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो वो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही प्लान बनाए जाते हैं और रिहर्स किए जाते हैं। और दूसरे फिर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग तो हैं ही, बाकी जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनके बीच के क्या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ये भी चीज़ें इमरजेंसी प्लान बनाते वक्त ये ध्यान रखा जाता है। तो ये सिनारियो को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम इमरजेंसी एक्शन प्लान के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और उसको प्रॉपरली रिहर्स नहीं कर पाएंगे। तो जब हम प्लान बना लेते हैं तो प्लान बनाते वक्त हम सारे स्टेप्स को तो डिफाइन करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपनी एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो जनरली जो प्रायोरिटी हमारी होती है जब हम इवैक्यूएशन के लिए जाते हैं, बिकॉज इवैक्यूएशन इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, खासकर जब हम हाई राइज की बात करते हैं। सो इवैक्यूएशन हैज ऑलवेज बीन अ बिग चैलेंज in managing a high rise fire safety. So the first priority always is always the protection of life, and then you can see the other priorities comes afterwards. मॉक ड्रिल जैसा आप सबको पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो मॉक ड्रिल की होती है। तो मॉक ड्रिल जो है वो क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर हमें किसी इमरजेंसी के लिए तैयार होना है तो हम दो ही तरीके से तैयार हो सकते हैं। एक तो एक्चुअल इमरजेंसी को होने दें और फिर हम सीखें उससे, या अगर हम वो नहीं होने देना चाहते हैं तो हम एक सिमुलेशन क्रिएट करें, हम वैसी स्थिति को पैदा करें मॉक रूप में, और हम ये माने कि वैसी स्थिति एक्चुअल हो गई है, और फिर हम अपने रिस्पॉन्स को मेजर करें कि हम क्या कर पा रहे हैं और क्या वो प्लान के मुताबिक सही है कि नहीं। यानी मॉक ड्रिल जब हम करते हैं तो हमारे एसओपीज की परीक्षा होती है
कि वो कितने इफेक्टिव हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। हमारे फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स को की टेस्टिंग हो जाती है कि वो सही है नहीं है, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमारे प्लान जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। और इस तरीके से ओवरऑल जब हम इसको बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिहर्स करते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर होता जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जब एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक मॉक ड्रिल जब हम करते हैं, तो उसके लिए एक फायर सेफ्टी अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हाई राइज बिल्डिंग में हर फ्लोर पे एक स्क्वाड क्रिएट किया जाता है। और उस स्क्वाड में कुछ मेंबर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको एक रेस्पेक्टिव ड्यूटी दी जाती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सो दैट the activities are done in a coordinated manner, because a fire officer or a security officer or security guard, they cannot take care of all the floors during emergency. So all the floors are required to have some person who are aware of the steps to be taken during the emergency. So it is very much required that a safety squad with proper awareness, with proper training, are deployed on each floor to take care of such emergencies. And typically, there is a overall occupier of the building who is in charge of the building. Then there is a head of fire safety or security. Then there are a safety squad on all the floors, and then there is a fire safety team. They take care of all the fire safety arrangements, all the fire safety measures, and lead the emergency management in any eventuality. And if we talk of evacuation, then there are few basic concepts of evacuation. You all know that elevators are not to be used. You have to take the stairs. You have to be guided by the fire exit signage. You have to evacuate properly. Uh, do, do not rush, because this may result in the stampede. So मैं समझता हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कुछ काम आएंगे, और आप इस सेशन के मदद से अपने फायर सेफ्टी को और इफेक्टिव बना पाएंगे। तो अप्रोच सेफ्टी OHS जंक्शन की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।